अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। तो बेसिकली रेप्टाइल्स के अंदर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम ये सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो बात करता है कि एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। एक्सक्रीशन इन रेप्टाइल्स इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिनमें आते हैं यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट की रिमूवल करवाना बॉडी से और बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को, वाटर के लेवल को मेंटेन करवाने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो इनका किडनी होगी। इनके अंदर एक प्रॉपर किडनी देखने को मिलेगी आपको। बेसिकली अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें ना, तो इनके अंदर जो किडनी होती है इसकी कैटेगरीज दो केसेस में डिवाइड करती है, ठीक है ना। किडनी की कैटेगरीज दो हैं। एक है किडनी जो पाई जाती है एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स में और दूसरी किडनी जो पाई जाती है वो है टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में। तो बेसिकली एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल के केस की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल के अंदर पाई जाने जो वाली किडनी होती है ये सिमिलर होती है फिश की किडनी से और एम्फीबियन की किडनी से, ठीक है ना। तो एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल की किडनी सिमिलैरिटी शो करती है फिश और एम्फीबियन की किडनी के साथ, ठीक है ना, मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की किडनी जो होती है एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल, फिश और एम्फीबियन की किडनी, इन तीनों की किडनी होती है लेस डेवलप्ड। इनके अंदर ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलते हैं। ये लेस डेवलप्ड किडनी इनके अंदर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर अगर हम बात करें तो मेटानेफ्रिक किडनी एक लॉब्ड अपीयरेंस वाली किडनी होती है, ठीक है। काफ़ी एडवांस्ड होगी लेकिन क्या होगी, लॉब्ड अपीयरेंस वाली होगी। और ये टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स के अंदर पाई जाती है। रेप्टाइल्स की अडल्ट स्टेज जो होती है ना उसमें देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो ये मेटानेफ्रिक किडनी होगी इसकी सबसे अहम बात जो ये है कि इनके अंदर लॉप ऑफ हैनले नहीं होता। दीज मेटानेफ्रिक किडनी लेक एनी काइंड ऑफ द लॉप ऑफ हैनले। दीज मेटानेफ्रिक किडनी पोसेस नेफ्रॉन्स। जो इनके अंदर नेफ्रॉन्स होंगे वो न्यूमरस होंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके अंदर नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लॉप ऑफ हैनले नहीं होता है। तो अगर लॉप ऑफ हैनले नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरन, ठीक है। तो ये हाई कंसनट्रेटेड यूरन, जिस तरह के मैमल्स वो यूरन प्रोड्यूस कर सकते हैं कंसनट्रेटेड, इस तरह का हाई कंसनट्रेटेड यूरन के नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं इनके अंदर फंक्शन की। जो हमारे पास मेटानेफ्रिक किडनी है तो इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में आते हैं इनका फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कि इनके ब्लड को किस तरह फिल्टर किया जाता है, ठीक है ना, कि जिस तरह ब्लड है, ठीक है, बॉडी ब्लड को फिल्टर किस तरह करती है, ठीक है ना। तो बॉडी जो है वो ब्लड लेती है, ठीक है, और उसको फिर फिल्टर करती है, ठीक है। फिल्टर करवाया जाता है नेक्स्ट ब्लड को, ठीक है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट NW से मैं मेंशन कर रही हूँ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर जो है वो ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ये मेटानेफ्रिक किडनी ही करती है, नेफ्रॉन्स ही करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाते हैं, क्लियर। और यही मेटानेफ्रिक किडनी इन्वॉल्व होती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर सोडियम, ठीक है, उसके अलावा पोटाशियम, क्लोरीन वगैरह की क्वांटिटी, ये आयंस जो है सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और क्लोरीन आयन वगैरह की क्वांटिटी को बॉडी के अंदर मेंटेन करवाने में, बैलेंस करवाने में जो है ये मेटानेफ्रिक किडनी एक अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने लगी हूँ वो है कि इनके अंदर क्या होता है कि जो इनकी जो किडनी होती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करती है, किडनी का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। ये किडनी किस तरह फंक्शन कर रही है, ये डिपेंडेंस है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा ब्लड किडनी को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, तो किडनी उस ब्लड को उतना ही फिल्टर करवाएगी। मतलब कि अगर 10% ब्लड किडनी को दिया जा रहा है तो ऑफकोर्स फॉर 10% का 10% ही फिल्टर करवाएगी ना नेक्स्ट, ठीक है। और उसमें से नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह रिमूव करवा के ब्लड को प्योर बना देगी, क्लियर लगी समझ, ठीक है। इसी को अब हम कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन रेप्टाइल्स के रेप्टाइल्स के अंदर किस तरह एक्सक्रीशन होती है। तो बेसिकली इनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होगा रेप्टाइल्स के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया वो कौन कौन से होते हैं। एक है अमोनिया, एक है यूरिया, एक है यूरिक एसिड। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के इनमें कौन से जो है वो रेप्टाइल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो है टर्टल और क्रोकोडाइल। तो यूरिया कौन एक्सक्रीट करते हैं, टर्टल्स, ठीक है मोस्टली। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिक एसिड जो है वो कौन एक्सक्रीट करेंगे, कौन से रेप्टाइल एक्सक्रीट करेंगे, वो हमारे पास स्नेक और लिजर्ड है। मोस्टली यूरिक एसिड की फॉर्म में ही रेप्टाइल एक्सक्रीट करते हैं अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, ठीक है ना। दिस यूरिक एसिड इज आइडियल फॉर रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स के लिए आइडियल वेस्ट है जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास यूरिक एसिड है इसको एक्सक्रीट करवाने के लिए लिमिटेड सा पानी चाहिए। थोड़ी सी मिकदार में आप थोड़ी सी मिकदार जो है वो पानी की वो यूज़ करते हुए आप यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ आइडियल फॉर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को बड़ा आइडियल मानते हैं कि हमने एक चुटकियों में आसानी से जो है वो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देना है। क्लियर। तो यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जनरेशन, फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। अमाइनो एसिड्स देन कन्वर्ट करवाए जाते हैं अमोनिया के अंदर, ठीक है, लिवर में। कहाँ पे ये अमाइनो एसिड अमोनिया के अंदर जाएंगे, ये जाएंगे लिवर में। फिर अमोनिया को नेक्स्ट ट्रांसफर किया जाता है यूरिक एसिड के अंदर विया पाथवे। कौन सी पाथवे, प्यूरिन पाथवे, ठीक है, प्यूरिन पाथवे के साथ, ठीक है। लेकिन ये प्यूरिन पाथवे क्यों की जाती है यूज, बिकॉज इट इज़ वाटर सेविंग। ये एनर्जी कॉस्टली ज़रूर होती है लेकिन इसके ज़रिए पानी को भी बचाया जा सकता है। क्लियर। सेकेंड जो स्टेप है वो है किडनी फिल्ट्रेशन। तो किडनी फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर करवाया जाता है मेटानेफ्रिक किडनी के ज़रिए, ठीक है ना। और इस मेटानेफ्रिक किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, इस ट्यूब्यूल्स में से प्रेसिपिटेट होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट फ्रॉम द ट्यूब्यूल ऑफ द मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। इससे इन ट्यूब्यूल जो कि मेटानेफ्रिक किडनी की होती है इनमें से यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होता है। क्लियर। थर्ड है क्लोकल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है ये जो प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड ये मूव करता है क्लोका की तरफ। आपको पता है क्लोका एक शेयर्ड डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी चैम्बर है जहाँ पे डाइजेस्टिव वेस्ट भी रखा जा सकता है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट भी रखा जाता है। एक शेयर्ड चैम्बर होता है, ठीक है। तो क्लोका ने क्या करना होता है, जो इसकी वॉल होती है ना इसके ज़रिए वाटर वगैरह को रीअब्जॉर्ब करवा देना है, ठीक है ना। और पीछे छोड़ देने हैं साल्ट्स वगैरह, मतलब कि इसकी वॉल जो होती है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देगी, ठीक है। ब्लड वगैरह के अंदर और पीछे साल्ट्स बच जाती हैं, ठीक है। तो जो उसके अलावा क्या होता है कि जो मोस्टली इसने वाटर और साल्ट दोनों को ही मोस्ट केसेस में अब्जॉर्ब करवा लेना होता है, ठीक है। तो जैसे ही उसने वाटर और साल्ट को अब्जॉर्ब करवा लेना होता है तो पीछे एक पेस्ट बचता है जिसको कहा जाता है यूरेट पेस्ट, ठीक है। तो जो यूरेट पेस्ट को मोस्टली स्टोर किया जाता है एग मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। तो एग मेम्ब्रेन के अंदर इसको स्टोर किया जाता है और एग के जो शेल होते हैं, ठीक है ना, उसके साथ ये कंबाइन करके एक जो है वो काफ़ी हार्ड शेल बनाता है, ठीक है ना। एक सेमी सॉलिड चाकी वाइट पेस्ट जो होता है जो कि एग के शेल्स के अंदर स्टोर करवा जाता है और एक हार्ड एग का शेल बन जाता है इससे, ठीक है। ठीक है, तो हमने स्टेप्स की भी बात कर ली कि यूरिक एसिड किस तरह प्रोड्यूस होता है। मैंने ये भी बता दिया कि मोस्टली यूरेट जो होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की। तो ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड एज द ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। टू मेंटेन water and electrolyte balance in diverse habitat is called as the osmoregulation। तो osmo रेगुलेशन के अंदर होता क्या है, किस तरह ये osmo रेगुलेशन करवाई जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है रेप्टाइल्स का, जो यहाँ इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, क्लोकल वाल हो गई या फिर एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होंगे ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है वो मोस्टली इंटरनल
इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनली होगी, ठीक है, एक्सटर्नल होती तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपोरेशन के जरिए पानी बॉडी का लॉस करवा दी जाता है, लेकिन इनके अंदर इंटरनल रिस्पिरेटरी सरफेस होती है, ठीक है। इम्परमेबल एक्सपोज सरफेस, जो एक्सपोज सरफेस होती है ये वाटर के लिए परमेबल नहीं होती, जिसकी वजह से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर में जो इनका जो हाई टेम्परेचर में अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख के क्या कर सकते हैं, ये वाटर को कंजर्व करवा सकते हैं। उसके अलावा मोस्टली ये नॉकटर्नल होते हैं, ठीक है ना, तो ये डे टाइम में क्या होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, तो ये बिलों वगैरह में छुपे रहते हैं डे टाइम में, ठीक है, और जिसकी वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो है वो बच जाता है। उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर अगर पानी अवेलेबल है तो बहुत से रेप्टाइल लार्ज क्वांटिटी में पानी को अपने लिम्फेटिक स्पेसिस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक स्पेसिस मोस्टली इनके या तो होंगी स्किन के नीचे, अंडर स्किन होती हैं, या फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के पास होती हैं लिम्फेटिक स्पेसिस। तो इन लिम्फेटिक स्पेसिस में रेप्टाइल्स वाटर को स्टोर कर लेते हैं। उसके अलावा लिजर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं आइज़ के नीचे, बिलो आइज़, तो वो होते हैं साल्ट ग्लैंड। तो ये जो साल्ट ग्लैंड्स होते हैं ये एक्सेस साल्ट को बॉडी से बाहर बड़ी आसानी से रिमूव करवा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो आपको एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन वाले टॉपिक की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।